नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में 300 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स को कवर करने का जो हमारा ये सीरीज है, इसके तहत हमारा ये 12th लेक्चर है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक है वो है आपका इन्वायरमेंटल इमरजेंसी। ये क्या है इन्वायरमेंटल इमरजेंसी, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये इन्वायरमेंटल अभी पेरू गवर्नमेंट है। इस पेरू गवर्नमेंट ने अपना जो राजधानी है वहाँ पे, राजधानी का जो तटवर्ती एरिया है वहाँ पे 90 दिन का 90 डेज़ का इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लागू कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे अभी ऑयल स्पिलिंग जो है बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। मतलब जो क्रूड ऑयल है वह समुद्र के सतह पे पूरा बुरी तरह से फैल गया है। इसी को देखते हुए वहाँ के गवर्नमेंट ने राजधानी के तटवर्ती इलाके में इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लागू कर दिया। अब जरा हम लोग पेरू के बारे में जान लेते हैं। ये जो पेरू है ये 3rd लार्जेस्ट साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, याद रखिएगा। इनका जो लैंड बॉर्डर्स है वो टच करता है इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राज़ील से, बोलिविया, इसको याद रखिएगा, आगे एक जगह इसका चर्चा होगा, और चिली से। ये जो पेरू है होम है, मतलब यहाँ पाया जाता है हिस्टोरिक सेंचुरी ऑफ माचू पिचू। ये माचू पिचू क्या है, ये सेंटर है इंका सिविलाइजेशन का। इंका सिविलाइजेशन आप लोग नाम सुने होंगे। ये लास्ट ग्रेट इंडियन सिविलाइजेशन से, इंडियन मतलब एंडीज जो माउंटेन है वहाँ पे, उससे जुड़ा हुआ ये नाम है इंडियन सिविलाइजेशंस। इंडियन सिविलाइजेशन का जो लास्ट सेंटर जो बचा हुआ है, वो बचा हुआ था, ये है इंका सिविलाइजेशन। साथ ही साथ पेरू में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यहाँ पे। ये पेरू जो है ये इक्वेटर जो लाइन है इसके साउथ में अवस्थित है। इसको याद रखिएगा, जितने भी कंट्री है उनका लोकेशन देखिएगा, इक्वेटर के साउथ में है या नॉर्थ में है, या उस कंट्री से इक्वेटर क्रॉस करता है या नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इससे आपका बहुत सारे मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। यहाँ का जो हाईएस्ट माउंट है वो हॉस्कैरान है, पीक, हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक है, उसको बोलते हैं लेक टिटिकाका। ये बहुत लार्ज डीप फ्रेश वाटर लेक है, याद रखिए, ये फ्रेश वाटर लेक है और ये एंडीज़ जो है वहाँ पाया जाता है। और ये बॉर्डर जो है बोलिविया और पेरू दोनों के बीच में पाया जाता है। ये दोनों का बॉर्डर एरिया जो है जहाँ है उसके बीच में ये है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड है। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। साउथ लद्दाख, यहाँ पे दो जगह है, चिसुमले एंड डेमचौक। इन दोनों जगह को कनेक्ट करने के लिए ये रोड बन रहा है और ये रोड उमिंगला पास से क्रॉस करेगा और इस पास की जो हाइट है वो 19,000 फीट है। ये रोड जो है अभी तक जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड बोलिविया में है उससे ज़्यादा ऊंचाई का ये रोड होगा, उसको सरपास कर देगा। ये जो डेमचौक है ये इंडिया और चाइना के बीच जो कन्फ्लिक्टिंग एरिया है, ये उस यहाँ पे अक्सर जो है विवाद होते रहता है। इसीलिए हमें बहुत ही आसानी से अपने ट्रूप्स को और अपने इक्विपमेंट्स को मोबिलाइज करना वहाँ बहुत ज़रूरी था इस डेमचौक तक। इसी को उद्देश्य में रखते हुए ये बनाया गया रोड। ये जो रोड बनाया गया है ये एक प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, जिस प्रोजेक्ट का नाम है हिमांक। याद रखिएगा, हिमांक एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत इस एरिया में रोड बनाने के प्रयास चल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन उद्देश्य है कीप लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन थ्रू आउट द ईयर, है ना। लद्दाख और सियाचिन जो सेक्टर है इसमें साल के प्रत्येक महीने में लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को हमेशा ओपन रखना है। आप जानते हैं बहुत ठंड होता है, बर्फबारी होता है, तो ये सब बंद हो जाता है, पर हमें कंटिन्यू साल के 12 महीने में लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को बनाए रखना है। इसी बनाए रखने के प्रयास के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है हिमांक। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गगनयान से रिलेटेड। क्या है गगनयान? फ्रेंड्स, ये गगनयान जो है इसरो का प्लान है कि हम इंडिपेंडेंस डे से पहले, मतलब 2022 का जो इंडिपेंडेंस डे होगा उससे पहले गगनयान को छोड़ेंगे। इस गगनयान प्रोग्राम जो है एक तरह से भारत का जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है, किस चीज़ से रिलेटेड, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ने का जो हमारा एक इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उसको प्रदर्शित करने का ये
डेमोन्स्ट्रेशन है, एक प्रदर्शन होगा ये। इसके तहत 2 जो है अनमेन्ड मिशन छोड़ा जाएगा और 1 मेन्ड मिशन छोड़ा जाएगा। इसको छोड़ने वाला जो व्हीकल होगा वो GSLV Mark 3 होगा। इससे पहले Mark 2 है। GSLV Mark 3 जो है ये 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, इसरो के द्वारा डेवलप। इट इज़ डिजाइन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 4 टन क्लास के जो सैटेलाइट्स हैं उनको GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये छोड़ देगा, और जो 10 टन भारी वजन के जो सैटेलाइट है उनको लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेगा। ये इनकी जो क्षमता है अभी जो भारत का डेवलप था GSLV Mark 2 उसके कैपेबिलिटी से दुगुना क्षमता का ये GSLV Mark 3 है। गगनयान जो है स्मॉलर इन साइज है। किससे? तो जो करंट मेन्ड मिशन है रसिया का सोयूज, चाइनीज का सेंजू और नासा का ओरियन, ये जो स्पेस क्राफ्ट मिशन है, मेन्ड मिशंस है इन तीनों कंट्री का, इन तीनों कंट्री के मेन मिशन से जो है गगनयान स्मॉलर साइज में है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, इस चर्चा में इसलिए था क्योंकि नीति आयोग, ये नीति आयोग हो गया, और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट एंड MRI इंडिया, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया रिलीज किया है एक रिपोर्ट जिसका नाम है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, इसीलिए चर्चा में है। इन्होंने रिकमेंड किया है कि RBI जो है, RBI का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो गाइडलाइंस है उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंक्लूड किया जाए। जब इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा SPSL में, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाले गाइडलाइंस में, तो इससे जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है वो ऑपरेट्स होता है इलेक्ट्रिक मोटर से, इसमें लिथियम आयन का बैटरी यूज होता है, इसका लॉन्गेविटी बहुत ज़्यादा होता है लिथियम आयन वाला, और इसका जो बैटरी है उसका सेल्फ डिस्चार्ज रेट जो है 5% पर मंथ है, इसको याद रखिएगा। अभी तक जो भारत सरकार ने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए स्टेप उठाए हैं वो है, भारत सरकार ने लॉन्च किया है अमृत पोर्टल, साथ ही साथ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 और फेम, इसको याद रखिएगा। फेम किससे से जुड़ा हुआ है? तो फेम का मतलब होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो फेम जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ इसरो जो है अभी कॉमर्शलाइज कर लिया है इंडिजियस डेवलप्ड लिथियम आयन बैटरी जो टेक्नोलॉजी है उसको इसरो ने कॉमर्शलाइज करके कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों हैं उनसे जो है इनका समझौता हुआ है इसको मार्केट में लाने के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड फैक्ट है फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओपन रॉक म्यूजियम। क्या है ये देख रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम एट हैदराबाद। इस पिक्चर में इंडिया का पहला रॉक म्यूजियम होगा, ये ओपन रॉक म्यूजियम होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओपन रॉक म्यूजियम। इसका जो है उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? CSIR नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद में है उसी के कैंपस में इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें लगभग 35 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स गैदर किया गया है डिफरेंट स्टेट से, और इसका जो लाइफ मतलब इसका जो एज है लगभग 3.3 बिलियन ईयर से लेकर के 55 मिलियन ईयर्स के बीच के इसमें पत्थर हैं, रॉक हैं फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कहाँ पे ये है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बहुत क्रांतिकारी चीज़ है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए इंटरनेट है और थिंग्स है, इसको याद रखिएगा। आगे हम इसको बहुत सुंदर उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं। इट इज ए सीमलेस। सीमलेस मतलब क्या होता है? कोई तार नहीं है, कोई वायर नहीं है, डायरेक्ट है। कनेक्टेड नेटवर्क है, एम्बेडेड है, जुड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट और डिवाइस, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से जुड़ा हुआ है। सीमलेस कनेक्टेड है ये। विथ आइडेंटिफायर्स या कह सकते हैं सेंसर्स, उसमें पहचानने की सेंस करने की क्षमता जो इंस्ट्रूमेंट है वो इससे जुड़ा हुआ होगा, इस ऑब्जेक्ट से डिवाइस से। और ये जो है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करेगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब क्या है? मशीन टू मशीन जो कम्युनिकेशन होगा, और ये कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू होगा, इंटरनेट के माध्यम होगा, इसी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब है
थिंग्स का मतलब हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, मशीन, इंस्ट्रूमेंट, जो भी कह दीजिए, मतलब मानव नहीं है, और ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। और हर ऑब्जेक्ट्स, मशीन्स में एक डिवाइस या सेंसर लगा हुआ है जो कि सारे डाटा को सेंस करके उसको रिकॉग्नाइज करता है और सारे इन्फॉर्मेशन को एक मशीन दूसरे मशीन में ट्रांसफ़र करता है, सिग्नल देता है, मैसेजिंग करता है, आपस में बात करता है, एक्शन लेता है, रिएक्शन करता है आपस में ही। इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका जनरल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंक्लूड करता है एनी ऑब्जेक्ट और थिंग्स दैट कैन बी कनेक्टेड टू एन इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। कोई भी चीज़ हो सकता है, फ्रॉम फैक्ट्री इक्विपमेंट, कार्स से लेकर के मोबाइल डिवाइस एंड स्मार्ट वॉच तक। अब जब स्मार्ट वॉच यहाँ पे आया है चर्चा, तो इससे हम समझते हैं बड़ी आसान भाषा में। मान लीजिए कि एक पेशेंट है जिसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो एक स्मार्ट वॉच जो है उनको यूज करते हैं, पहने हुए हैं। उस स्मार्ट वॉच में एक सेंसर लगा हुआ है जो हार्ट में किसी भी तरह का कुछ ऐसी चीज़ होता है जो कि मतलब रेगुलर नहीं है, मतलब उस थोड़ा सा वो संकेत देता है कि ये कुछ अजीब सा चीज़ हो रहा है हार्ट में। तो उस अजीब से चीज़ को ये आपका जो हैंड में वॉच लगा हुआ है, उस पेशेंट के जो हैंड में वॉच लगा हुआ है, वो उसको नोटिस कर लेता है। और उस वॉच से हॉस्पिटल में एक जो डिवाइस लगा हुआ है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। और वो जो डिवाइस है हॉस्पिटल में लगा हुआ, वो डिवाइस जो डॉक्टर है, डॉक्टर का जो घर है, वहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है। ठीक है। अब मान लीजिए 2 बजे रात की बात है। 2 बजे रात में जो पेशेंट है उसके हार्ट में कुछ अनयूजुअल सा चीज़ कुछ हैपेंड होता है, जिसको कि वो वॉच जो है सेंस कर लेता है। वो जैसे ही सेंस करता है तो उनको लगता है कि आने वाले कुछ समय में, कुछ घंटे के बाद कुछ खतरा हो सकता है। तो वो जो वॉच है, वो जो हॉस्पिटल में एक और ऑब्जेक्ट है उससे जो ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे वो इंडिकेशन देना शुरू कर देता है। और वो जो हॉस्पिटल का ऑब्जेक्ट्स जो इस वॉच से जुड़ा हुआ है, वो डॉक्टर के घर में जो वो जुड़ा हुआ है एक ऑब्जेक्ट से, एक मशीन से, वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ हॉस्पिटल में जितने भी अन्य चीज़ हैं, जैसे आपका एम्बुलेंस हो गया या नर्स हो गया, उन सबको भी ये मैसेज शुरू हो जाता है। इसका मतलब पेशेंट अपने तरफ से कुछ नहीं किया है, पेशेंट के हाथ में जो वॉच लगा हुआ है वो ये सारा चीज़ कर रहा है। ये सारे चीज़ जो है, ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मशीन से, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये आपस में जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, इस तरह से ये आपस में मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, एक्शन एंड रिएक्शन करता है। और विद इन हाफ एन आवर जो है एक एम्बुलेंस उस पेशेंट के घर पे आता है। उस एम्बुलेंस में सारे स्टाफ होते हैं, नर्स होते हैं और सारे इक्विपमेंट होते हैं जो इमरजेंसी में यूज हो सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर उसके हाथ में वो वॉच ना हो, तब अगर 2 बजे रात में इमरजेंसी हो तो क्या होगा। अगर वो वॉच लगा हुआ है तो ये जो स्मार्ट वॉच है, ये जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ये कितना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब ये है कि ये बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ है आने वाले समय में। आप दिल्ली में रह करके अपने घर में, बिहार में जो कुछ भी है, खेती बाड़ी में जो आपका इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ है, सारे चीज़ को नोटिस कर सकते हैं, यहीं से रेगुलेट कर सकते हैं। और आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सारे मशीन आपस में जोड़ करके आपस में ये रेगुलेट कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। ये बहुत क्रांतिकारी चीज़ है आने वाले समय में। सो फ्रेंड्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को याद रखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है ओमिश्योर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेड इन इंडिया एक किट है। इस किट के तहत जो है ये डिटेक्ट किया जाता है ओमिक्रॉन जो वायरस है, कोरोना वायरस, उसको ये जो है अप्रूव्ड किया गया है इसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। और इसको डेवलप करने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स है। ये जो किट है ये डिटेक्ट करता है ओमिक्रॉन को कैसे, नेसोफ्रेंजिल और ओरोफ्रेंजिल जो है, ये जो स्पेसिमेंस जो लिया जाता है ड्यूरिंग RT-PCR टेस्ट के द्वारा, इसी प्रोसेस में ये जो है डिटेक्ट कर लेता है। जबकि इससे पहले ओमिक्रॉन के पेशेंट को डिटेक्ट करने के लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग का जो हेल्प लेना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है इस तरह से मेडिकल फील्ड में, और ख़ास करके ये मेड इन इंडिया किट है, तो ये हमारे लिए बहुत जो है एक संतुष्टि, कॉन्फिडेंस का बात है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से रिलेटेड है। क्या है ये?
ये अवार्ड जो है ये इंडिया के जो चिल्ड्रन है, खास करके 5 साल से लेकर के 18 साल तक इसके बीच वाले जो बच्चे हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ये 6 फील्ड में दिया जाता है, इनोवेशन के फील्ड में, स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, सोशल सर्विस एंड ब्रेवरी के फील्ड में। ईच अवार्ड जो होगा उसमें एक मेडल होगा, उसके बाद कैश प्राइज 1 लाख रुपया होगा और एक सर्टिफिकेट होगा। वास्तव में ये कहा जाए तो जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 18 साल से नीचे, उस ये जो है पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बिलो द 18 एज। इसके 2 कैटेगरी हैं, एक शक्ति पुरस्कार है और दूसरा कल्याण पुरस्कार है। ये जो पुरस्कार है इसको एडमिनिस्ट्रेट करने वाला जो मिनिस्ट्री है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि ये सारे टॉपिक जो है कितना इम्पॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे लगे होंगे, इसलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।